यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये चीज तो हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस की थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ गोल घूम रहा हो तो हम बोलते हैं उसका मोशन क्या है, सर्कुलर। बट अगर गोल घूमते घूमते वो एक चीज को मेंटेन करे, क्या, उसकी स्पीड, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूमने लग जाए तो हम बोलते हैं उसका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ स्पीड कांस्टेंट होती है, बट क्या चेंज हो रहा होता है, वेलोसिटी। क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा होता है, डायरेक्शन। अब क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट होना जरूरी है टाइम के साथ। अगर दोनों में से एक भी चीज वेरी करने लग जाए तो समझ जाइएगा वो वेक्टर चेंज हो रहा है। तो यहां पर क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी का चेंज ही टाइम के साथ अगर हो तो क्या बताता है, मोशन इज एक्सेलरेटेड। इसलिए इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। यूनिफॉर्मली नहीं, सॉरी, एक्सेलरेटेड मोशन। हीत को कोई डाउट है तो हीत को अपना कैमरा तो ऑन करना पड़ेगा, तो ही मैं अनम्यूट करूंगा। ये मेरा रूल फिक्स हो चुका है, कैमरा ऑन करने पर ही मैं आपको अनम्यूट करूंगा। तो आप एक बार करके दिखा सकते हैं सिर्फ अनम्यूट, क्या अपना कैमरा ऑन, फिर आपको ऑफ करना है आप कर सकते हैं। क्या करें, हमको थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी है। अनुराग, सर यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में डिफरेंस क्या है सर? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन है। वो मैंने यूनिफॉर्मली वर्ड गलत यूज किया था। देखो, जब मोशन यूनिफॉर्म होता है अनुराग, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती है टाइम के साथ। ओके। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से गोल घूम रहा हो तो बस हमने नाम दे दिया उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोशन एक्सेलरेटेड है। इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मत बोलना, दोनों में डिफरेंस है। एक्सेलरेटेड, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं आपको वीडियो इस क्लास के एंड में बताऊंगा क्यों मैं इस मोशन को एक्सेलरेटेड बोल रहा हूं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं बोल रहा हूं। आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, वो वहां से आपको समझ में आएगा। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, प्लीज ये याद रखना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मत बोलना है इसे। ठीक है ठीक है अनुराग? सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, अब कंसीडरेशन वाला पार्ट तो वीडियो से आपको पता लग ही चुका होगा स्टार्टिंग में कि कंसीडरेशन में स्पीड कांस्टेंट है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है। ये सब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं मेन एक्सप्रेशन डिराइव जो किया था उस पर जा रहा हूं, जहां पर मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट को डाउट होगा। डायग्राम को समझो, मैं स्लोली स्लोली जाऊंगा सब में कि आपको क्लियर होते जाए। ये सर्कल है, दिखता नहीं है पर मान लेना। सपोज करो इनिशियली आपका पार्टिकल एट एनी टाइम टी इस पॉइंट पर है, वो तो गोल गोल घूम रहा है, तो ये उसका रेडियस या बोल सकता हूं पोजीशन वेक्टर हो गया एट टाइम टी। अब क्या हुआ, जब कुछ टाइम बीता, कितना, टी प्लस डेल्टा टी, तो वो कुछ आगे गया होगा। तो लेट से वो यहां पहुंच गया और अब उसका पोजीशन वेक्टर आर से चेंज होके हो गया आर डैश। अब देखिए, अगर मैं पॉइंट पी से पी डैश पे शिफ्ट किया तो मेरी दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मुझे वहां पर टेंजेंट्स बनाने होते हैं। तो लेट से कि पी पॉइंट पे मेरे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा
और पी डैश पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, तो ये हो गया v और ये हो गया v डैश। क्यों मैंने दोनों को अलग अलग बताया? क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहां तक क्लियर है सभी को? ऑलराइट, अब देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट ने दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट किए हैं। रुक जाइए, वेटिंग रूम में कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे हैं हमारा। चलिए, जो स्टूडेंट अभी वापस से रिजॉइन हुए, मैं उनके लिए वापस रिपीट कर देता हूं। ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। किसी टी टाइम पे वो पी पॉइंट पे है, और कुछ देरी के बाद जब टाइम थोड़ा सा और बीतता है वो पी डैश पॉइंट पर चला जाता है। पी पॉइंट पर उसका पोजीशन वेक्टर आर है और वेलोसिटी वेक्टर वी है, और पी डैश पॉइंट पर उसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है आर डैश और वेलोसिटी वेक्टर हो जाता है वी डैश। यहां तक क्लियर? नाउ मैंने कहा कि जब ऑब्जेक्ट पी से पी डैश पर गया तो उसने दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट कवर किए। एक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड से ही पता लगता है कि एंगल के टर्म्स में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वो हो गया डेल्टा थीटा। और एक डिस्प्लेसमेंट था जो लीनियर उसने कवर किया है, तो वो क्या होगा? वो यहां से यहां तक जब आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो वो हो जाएगा। तो ये हो गया उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, और ये हो गया उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। क्या यहां तक क्लियर है सबको डायग्राम? ऑलराइट, अब देखिए, आपने जब मेरा 4.1 का वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां पे फ्री वेक्टर्स के बारे में कुछ बातें की थी। फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिन्हें उठाकर आप कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर एक वेक्टर ये है जिसका डायरेक्शन ये है, एंड लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड 5 होता, इस वेक्टर को उठा के मैं यहां पे रख दूं तो चलता है। बट जब मैंने शिफ्टिंग की वेक्टर की तो मैंने दो चीजों पे ध्यान दिया। एक, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, जो डायरेक्शन इधर था वही डायरेक्शन इधर भी होना चाहिए। दूसरा, अगर इधर मैग्नीट्यूड 5 था तो इधर भी मैग्नीट्यूड 5 ही होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा पाए आप, तो आप किसी भी वेक्टर को कहीं भी उठा के रख सकते हैं। तो यहां पे क्या किया हमने, जो ये वेलोसिटी का वेक्टर था v, इसको उठा के यहां पे रख दिया। तो ये वेक्टर एज इट इज उठा के v का यहां पे रख दिया, और ये जो v डैश वाला वेक्टर था वो उठाकर मैंने यहां पे रख दिया। तो ये हो गया v डैश, ये हो गया v। अब यहां पे ये वाला जो वेक्टर होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा चेंज इन वेलोसिटी को। यहां पे दो तीन चीजें होगी कंफ्यूजिंग, मैं उसको क्लियर करूंगा, पर एक बार ध्यान से सुनना। ये है मेरी इनिशियल वेलोसिटी v, ये है मेरी फाइनल वेलोसिटी v डैश, और ये है चेंज इन वेलोसिटी जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो इस ट्रायंगल में ये जो डेल्टा v है वो डेल्टा v सर्कल के सेंटर की तरफ जा रहा है। क्योंकि वेलोसिटी का चेंज सेंटर की तरफ है, इस वजह से हम बोलते हैं एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होगा, और इसलिए उस एक्सेलरेशन को क्या नाम दिया है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे आपको एक डाउट आएगा, सर आपको कैसे पता लगा कि वेलोसिटी का चेंज इधर आ रहा है? कि वो तो इधर भी हो सकता था, इस तरफ। तो मैं आपको वो ट्रायंगल लॉ से प्रूव करके बता सकता हूं, तो आपको वो क्लैरिटी आएगा कि क्यों डेल्टा वी सेंटर की तरफ ही एक्ट कर रहा है। सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब आप देख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या है? v डैश, तो ये हो गया v डैश फैक्टर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v। तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या ये क्लियर है सभी को? अब देखिए, अगर मैं यहां से ट्रायंगल लॉ की हेल्प से, ट्रायंगल लॉ आपको याद है क्या था? अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स को मैं सेम ऑर्डर में कनेक्ट करता, लेट्स से ये ए है ये बी है,
तो इन दोनों वेक्टर्स का और उन दोनों साइड्स को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करता, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होता, और उसको कैसे ऑर्डर में कनेक्ट करना पड़ता, अपोजिट, हेड से हेड, टेल से टेल। तो देखिए ए और बी सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है, टेल हेड, और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आया वो अपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड है, और वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब देखिए, अगर मैं यहां से ट्रायंगल लॉ लगाता तो ये V और डेल्टा V क्या सेम ऑर्डर में दिख रहे हैं, टेल हेड। तो मैं बोल सकता हूं कि V प्लस डेल्टा V जो होगा वो V डैश के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अब जो थर्ड वेक्टर है वो अपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड है। यहां तक क्लियर है सभी को? तो आप देखिए, अगर मैं यहां से डेल्टा V वेक्टर को सब्जेक्ट बनाता तो क्या वो V डैश वेक्टर माइनस V बन जाता, ये वाला पार्ट उधर चले जाता। तो देखिए, अब क्या ये और ये इक्वेशन सेम दिख रहा है? तो अगर ये इक्वेशन इसके जैसा आ गया, दैट मींस ये जो डेल्टा V है ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं कर सकता, अदरवाइज ये इक्वेशन फॉलो नहीं होती। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर नहीं है अदरवाइज मुझसे पूछ लो। मैं आपको डिटेलिंग में मेन चीजें डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मुझे जो हर साल लगता है स्टूडेंट को डाउट आता है। तो यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज रेज हैंड, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा डाउट। अच्छा, वेरी गुड, किसी का रेज हैंड नहीं आया, मतलब यहां तक सबको क्लियर। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं, यहां पे ये जो डेल्टा थीटा एंगल है, आप अपने नोट्स में देखोगे तो इस एंगल को भी उन्होंने डेल्टा थीटा ही बोला हुआ है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट को ये आता है, सर हमें कैसे पता लगा कि ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का एंगल भी इसके बराबर ही होगा? तो उसको मैं इमेजिन करवा सकता हूं आपको। देखिए, ध्यान से देखना स्क्रीन पर, एट पॉइंट पी, वंश आपके एम आई ऑडिबल? बिकॉज वंश बोल रहा है सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो क्या बाकियों को आ रही है? प्लीज गिव मी थम्स अप। वंश, आपके नेट में इश्यू हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट के थम्स अप आए हैं मुझे। ठीक है, आप रिज्वाइन करिए, मैं आपको परमिशन दे देता हूं। देखिए, अब सबकी नजरें पी पॉइंट पर होनी चाहिए। पी पॉइंट पर जो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसा है, ये हमारा आर वेक्टर हो गया, और ये वाला क्या हो गया, वी वेक्टर, जो टेंजेंशियल मैंने बनाया है। ठीक है, अब देखिए, कुछ देरी के बाद ये जो आर वेक्टर था वो शिफ्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया, आर डैश वेक्टर में। और जब वो आर डैश में कन्वर्ट हुआ तो वी वेक्टर चेंज होके क्या हो गया, वी डैश वेक्टर। तो जब ये हुआ तो आर ने आर डैश के साथ कितना एंगल बनाया, डेल्टा थीटा। अब इस पूरी प्रोसेस को उल्टा समझना, अगर मैं ये जो आर डैश और वी डैश है इसको बैकवर्ड मूव करवाता तो टी टाइम के बाद ये आर डैश आर के ऊपर कोइंसाइड कर जाता। तो ध्यान से सुनो, अगर ये आर डैश आर के ऊपर कोइंसाइड कर गया तो इन दोनों ने कितना एंगल बनाया होगा एक दूसरे के साथ, 0 डिग्री। आई अगेन रिपीट, ये जो मेरा आर वाला वेक्टर है वो कुछ देर बाद जब टी टाइम में ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया तो ये आर आर डैश बना, यहां से ये ऐसा हो गया। बट अगर मैं इस आर डैश को वापस पीछे लेके आता और आर के ऊपर बिठा देता तो आर डैश और आर उस वक्त 0 डिग्री का एंगल बना रहे होते, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर बैठ गए, मतलब पैरेलल हो गए। क्या उस वक्त जब आर डैश आर के ऊपर बैठा, क्या वी डैश भी वी के ऊपर आके बैठ गया होगा? ये समझ में आया कि जब मैं आर डैश को पीछे ले जाके आर पे बैठाता हूं तब वी डैश भी तो आके वी के ऊपर पैरेलल बैठ जाएगा। मतलब जब आर डैश आर के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है तब वी डैश भी तो वी के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है।
तो अगर मेरे आर को आगे ले जाने के बाद जब वो आर डैश बनता है और इनके बीच में एंगल डेल्टा थीटा बनता है, तो फिर वी और वी डैश ने भी कितना एंगल बनाया होगा? डेल्टा थीटा। इज दैट क्लियर? इमेजिन कर पाए ये चीज जो मैंने बताई आपको? प्लीज, अगर नहीं हुई है तो मैं वापस समझा दूंगा, आप मुझे बताइए। और अगर आगे है तो जैसे डॉली और हर्ष ने थम्स अप दे दिया, निशित ने थम्स अप दे दिया मुझे। थैंक यू मानस। यस हृदय। सर आप लाइक ये जो सर्कल डायग्राम है उसमें बता सकते हैं कि वो एंगल कैसे बनेगा वी और वी डैश के बीच में? मैंने वही तो समझाया। देख, यहाँ का डेल्टा थीटा इसके बराबर बोल दिया गया है नोट्स में, बट क्यों वो मैंने आपको इमेजिन करवाने का, ट्रिग्नोमेट्री से इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ, पर अभी मैं ज्योमेट्री से प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि जब ये आर आगे जाके आर डैश बनता है, तभी तो वी आगे जाके वी डैश बनता है। अब Okay. अगर मैं आर डैश को उठा के आर पर बिठा दूं, थोड़ा सा पास में जाता टाइम मशीन से और आर डैश को उठा के आर पे बिठा देता, तो उस वक्त आर और आर डैश एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे होते। यस। जब दो वेक्टर एक दूसरे पे कोइंसाइड करे मतलब वो पैरेलल होते हैं और उनके बीच में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। ओके। तो अगर आर डैश आर पे कोइंसाइड होने के बाद 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वी डैश भी तो वी पर कोइंसाइड हो जाएगा उस वक्त, और वो भी 0 ओके। डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। अब और अगर आर ने आगे जाके आर डैश बनाकर एक इन दोनों के बीच में एंगल डेल्टा थीटा बना, तो डेफिनेटली अगर इन दोनों वेक्टर को मैं साथ में लिखता तो इनके बीच का भी एंगल डेल्टा थीटा ही बनेगा, क्योंकि जब बट पहले वाले केस में वो साथ में 0 बना रहे, आर आर डैश के साथ, वी वी डैश के साथ, तो आगे जाके भी आर ने आर डैश के साथ जो एंगल बनाया होगा, वी भी वी डैश के साथ वही एंगल बनाया। बट सर डेल्टा क्यों रखा है? सिर्फ थीटा भी लिखेंगे तो भी वो चलेगा लिख ना? सकते, वो चलता है। इसको ऐसा मानते हैं कि चेंज इन एंगल बोलते हैं ना, एंगल में कितना चेंज आया रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली। ओके। तो उसको उससे कंफ्यूज मत हो, वो तो थीटा भी लिखेगा तो चल जाएगा। वो मैं सिर्फ नोट्स की तरह रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहा हूं, बिकॉज एंगल में कितना चेंज आया। हो सकता है तूने इनिशियली तेरा रेफरेंस पॉइंट ये माना हो, तो इनिशियली पी वाले में कुछ एंगल बन रहा होगा, फिर इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पी डैश में भी कुछ एंगल बना होगा, तो एंगल में चेंज कितना आया? डेल्टा ओके। थीटा। समझ में आई? थैंक यू सर। या थैंक यू सर। वेलकम। बोलिए अदिति। सर डेल्टा वी रेडियली एक्ट करता है, तो डेल्टा आर कैसे एक्ट करता है? टेंजेंशियल या रेडियल? टेंजेंशियली ही एक्ट करता है, उस पर भी मैं आऊंगा। अभी तक मैंने जो बताया वो क्लियर है अदिति? यस सर। ऑलराइट ऑलराइट, धीरे धीरे बढ़ते अपने आगे। चलिए, अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल हो गया ओ पी पी डैश, और एक ट्रायंगल हो गया, इसको नोट्स में शायद जी एच आई नाम दिया होगा, तो मैं वही दे देता हूं, जी एच आई। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स है? सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए प्रूफ चाहिए होता है, मैं वो दे सकता हूं, पर उससे पहले मिस्टर वासव का कोई डाउट है? वासव, आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। सर ये 0 डिग्री वाला जो पार्ट है सर, लास्ट में आपने बोला, वो एक बार फिर से बताओ ना सर। ठीक है वासव, वासव सिर्फ इमेजिन करना, ये है आर और ये है आर डैश। अब ये आर ही फ्यूचर में जाके आर डैश बना है, तो अगर मैं इस आर डैश को पीछे लेके आऊं, तो एक वक्त आएगा जब ये आर डैश आर के ऊपर कोइंसाइड करने लग जाएगा। यस सर। इस वक्त आर ने आर डैश के साथ कितना एंगल बना रखा है? 0 डिग्री। यस सर। क्या उस वक्त ये जो ये वी डैश है वो भी वी पर आके कोइंसाइड हो गया होगा? यस सर। तो अगर आर डैश आर के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, वी डैश वी के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आगे जाने पर अगर आर और आर डैश में एंगल डेल्टा थीटा बन रहा है, तो डेफिनेटली वी और वी डैश में भी एंगल डेल्टा थीटा बनना चाहिए। यस सर। बस यही एक्सप्लेन किया है।
कि ये Okay. एंगल कैसे सेम है, थैंक यू। ठीक है। और इसको सिमिलर प्रूफ करने का एक और तरीका होता है, वो भी बता देंगे। अब देखिए, एक सर्कल का रेडियस तो चेंज नहीं हो सकता, सर्कल का जो रेडियस होगा वो तो वही रहने वाला है। तो भले ही वेक्टर वाइज ये आर आर डैश अलग अलग है क्योंकि डायरेक्शन अलग है, बट अगर मैं मैग्नीट्यूड आर डैश का मैग्नीट्यूड आर के बराबर ही होना चाहिए, और आर जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अगर ये एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल होता रेडियस का, तो ये भी 5 लेंथ वाइज, तो ये भी 5 होता और ये भी 5 होता। मतलब आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होना चाहिए क्योंकि वो मैग्नीट्यूड सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन वाइज अलग है, पर मैं तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो अगर आर डैश का मैग्नीट्यूड आर के बराबर है तो मैंने उसको लिख दिया, लेट्स से ये मैग्नीट्यूड है आर। सिमिलरली ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट होती है? स्पीड। और स्पीड किसका मैग्नीट्यूड होता है? वेलोसिटी का। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि ये जो v वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड v डैश के बराबर ही होगा। v वेक्टर का मैग्नीट्यूड v डैश के बराबर होगा, लेट से उसको मान लिया v। इज दैट क्लियर? क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट ही है ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब देखिए, अगर इन दो ट्रायंगल की मैं बात करता, मैं इनको आपको एक टर्म से समझाने का ट्राई करता हूं। जैसे रेडियस को मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर और स्पीड 5, अभी यूनिट्स पे भी बच जाना, सिर्फ 5 मान लिया और स्पीड कांस्टेंट रखनी थी, लेट से स्पीड को मैंने 10 मान लिया। अब देखिए, अगर मैं v बाय r करूं तो v कितना था? 10, r कितना है? 5, रेशियो कितना आएगा? 1:2। तो अगर इन दो ट्रायंगल की इस साइड का रेशियो लिया और वो 1:2 आया, तो अब इन ट्रायंगल की दूसरी साइड का रेशियो देखो, क्या v डैश बाय r डैश वो भी 1:2 ही आएगा, क्योंकि v डैश का भी तो मैग्नीट्यूड 10 ही है और r का भी मैग्नीट्यूड 5 ही है। तो ये रेशियो अगर इसके बराबर है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड्स के रेशियो सेम है, दो साइड्स के, तो तीसरी साइड का रेशियो भी सेम ही होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, ये जो डेल्टा v होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? डेल्टा r के। डेल्टा v बाय डेल्टा r भी इन रेशियो के बराबर ही होना चाहिए। इसमें डाउट है किसी को? इसलिए ये ट्रायंगल सिमिलर हुए क्योंकि साइड्स के रेशियो इनके सेम है। क्लियर है सबको? ऑलराइट, यही मेन होता है इसमें समझने वाला पार्ट। अब देखिए, अगर डेल्टा v बाय आर के बराबर है, अब मैं ये तो समझाने के लिए करा था, अब मैं वापस चल जाता हूं। इन ट्रायंगल ओ पी पी डैश एंड ट्रायंगल जी एच आई, मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा v बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू v बाय आर। साइड्स के रेशियो सेम कर दिए। तो अगर यहां से डेल्टा v को सब्जेक्ट बनाया जाए तो वो क्या होगा? v बाय आर इंटू डेल्टा आर। अब देखिए, पार्टिकल p को p डैश तक, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट था उसको p से p डैश जाने में कितना टाइम लगा था? डेल्टा t। तो अगर मैं दोनों साइड डेल्टा t से डिवाइड कर दूं तो ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा। क्लियर है? अब आपने वीडियो में एक चीज सुना होगा कि एक्चुअली ये डायग्राम आपको समझ में आए इसलिए ये P और P डैश को इतना दूर बनाया है, बट जनरली तो हम इन्हें बहुत नजदीक कंसिडर करते हैं। मतलब ये मेरा सेंटर, ये मेरा पॉइंट P, ये मेरा पॉइंट P डैश, मतलब P को P डैश तक जाने में जो टाइम लगने वाला है डेल्टा T, उसको मैं ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू क्या मान सकता हूं? 0। अगर यहां पे डेल्टा T टाइम मैं ले लू टेंडिंग टू 0, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 डेल्टा V बाय डेल्टा T, और RHS में V बाय R लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा R बाय डेल्टा T। LHS और RHS दोनों साइड मैंने क्या लगा दी? लिमिट। यहां तक क्लियर? अब आपको पता है, आपने चैप्टर 3 अगर अच्छे से पढ़ा है, कि लिमिट लगाने के बाद ये डेल्टा डेल्टा नहीं रहता है, ये बन जाता है डी, डिफरेंशिएशन। तो अगला स्टेप क्या होगा?
डेल्टा वी बाय डेल्टा टी कन्वर्ट हो जाएगा dv बाय dt में, और v बाय आर एज इट इज, और यहाँ पे डेल्टा आर बाय डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dr बाय dt में। क्लियर है? नाउ व्हाट इज dv बाय dt? एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, तो ये हो गया a, v बाय आर एज इट इज, और व्हाट इज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी? आर क्या था? पोजीशन था। पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ क्या देता है? वेलोसिटी। तो ये क्या बन गया? v। सो अब आप देख सकते हो a क्या आया? v इंटू वी स्क्वायर बाय आर। अब क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, इसलिए इस एक्सेलरेशन को नाम क्या दे दिया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये होता है इसका डेरिवेशन। ठीक है। अब हरीति ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, हरीति को मैं वो एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप ये देख सकते हो कि ये R जो है उसने V डैश के साथ कितना एंगल बना, V के साथ कितना एंगल बना रखा है? 90। हमेशा टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, अब जगह ही खत्म हो गई है, दूसरा पेज यूज कर लेते हैं अपने। चलो इधर लिख लेता हूं, एक ही पेज पे रहेगा तो ज्यादा समझ आएगा। अगर R ने या R V से परपेंडिकुलर है और R डैश V डैश से परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली ये जो डेल्टा R होगा वो किससे परपेंडिकुलर होना चाहिए? डेल्टा V से। अब अगर आप इस टाइम इंटरवल को अप्रोचिंग टू जीरो करते हो तो आप देख सकते हो आपका डेल्टा R ये आने वाला है। दिस इज R, दिस इज R डैश, और ये आपका जो डेल्टा R में इधर बना रहा था, जो कि बड़ा हो तो ये दिख रहा था, बट ये टाइम इंटरवल छोटा हो जाए तो ऑलमोस्ट सर्कल के ऊपर ही आ जाएगा। तो देखो अगर डेल्टा R इधर आ रहा है तो डेल्टा R हो गया टेंजेंशियल, तो उस वक्त आपका जो डेल्टा V आएगा वो आएगा रेडियल अंदर की तरफ, और उसी चीज को मैंने यहाँ दोनों ट्रायंगल में प्रूव किया है। तो आपको ये वाला पार्ट भी याद रखना है कि अगर R V से परपेंडिकुलर है, R डैश V डैश से परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली ये जो डेल्टा R होगा वो डेल्टा V से परपेंडिकुलर होगा। अब क्योंकि डेल्टा R टेंजेंशियल है तो फिर डेल्टा V क्या होगा? टुवर्ड्स दी सेंटर, और डेल्टा V क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी का चेंज सेंटर की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी किधर एक्ट कर रहा होगा? टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी सर्कुलर ट्रैक। हृदय रेडियल का मीनिंग होता है 90 डिग्री पर। जब आप ये इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ट्स। जब सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो उसको हम फिजिक्स में रेडियल वर्ड यूज करते हैं, 12th में बहुत बार आएगा। ऑलराइट, सो ये मैंने आपका डेरिवेशन करवा दिया। अब कोई डाउट हो पर्सनली तो पूछ सकते हो। डेफिनेटली डेरिवेशन थोड़ा सा मैथमेटिकल कम है और मतलब राइटिंग वाला पार्ट ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स को आलस बहुत आता है याद करने में, पर अगेन इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि छोड़ना है। 4.4 एंड 4.5 प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर के। मतलब अगर इनमें से एक भी नहीं पूछा तो टीचर को आप खराब घोषित कर सकते हो कि पेपर बनाना ही नहीं आता। हालांकि कर देते हो आप, वो अलग बात है, बट ठीक है, फिर प्रूफ दे सकते हो आप कि मैम इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक ना पूछ के अगर आप ये सब पूछ रहे हो तो कुछ तो इशू चल रहा है। Alright, so this is all about uniform circular motion, जिसमें ये एक्सेलरेशन को हम डिराइव करते हैं। इसके बाद आपको लास्ट क्लास में मैंने रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो सब डिस्कस किया था, वो भी सीखना है। बोलिए फेरिन। तो क्या आप एक बार फिर से वो एंगुलर वेलोसिटी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? चलिए मैं वो वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेता हूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में विश्वा बोलिए, आपका हैंड रेज आया था, कुछ कहना है आपको? सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक या रेडियली इनवर्ट्स। दो तरीके से आप वर्ड यूज कर सकते हो। रेडियली मतलब होता है 90 डिग्री पे,
अब दो पॉसिबल रेडियल डायरेक्शन हो सकते हैं, एक होता है इनवर्ड, एक होता है आउटवर्ड, और अभी तो हमारा इनवर्ड है, तो आप या तो बोलेंगे रेडियली इनवर्ड्स या बोल देना ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. That's why it is called as centripetal acceleration. हृदय, ये जो लिमिट होता है वो डेल्टा वाली टर्म पे लगता है. ये तो एक वैल्यू है, v का वैल्यू कुछ है, r का वैल्यू, इनको इन वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते हो. तो ये जो लिमिट होता है वो इन डेल्टा वाली टर्म्स पर लगता है. इस वजह से लिमिट RHS में इसके साथ लगा और LHS में तो था ही डेल्टा v बाय डेल्टा t, इसलिए लिमिट उसके साथ ही लगा है. अब देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक एंगल का फॉर्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. याद है क्या? ऐसा कुछ बताया था कि जब ऑब्जेक्ट सर्कल में ट्रैवल करता है तो यहां पे ये उसका रेडियस होता है, ये उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया होता है, और फॉर स्मॉल एंगल ये आपका डेल्टा आर होता है, ये आर्क. देखिए एक चीज आपको लगेगा सर आर्क ये है तो आप इसे आर्क नहीं बोल सकते, बट अगर मैं बहुत छोटा इंटरवल लेता तो ये जो मेरा डेल्टा आर है वो इस सर्कल के ऊपर कोइंसाइड कर रहा होता है. ये ऐसा ही हो जाता है कि अगर आप अर्थ को देखते हो तो वो गोल लगेगी, बट आप जब चलते हो, रोज इंस्टीट्यूट जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तब तो कभी गोल वाली फीलिंग नहीं आती कि लुढ़क गए कहीं पर जाके, जा तो सीधे ही रहे होते हो. तो ये यही है कि आप अर्थ के बड़े छोटे से पार्ट पर हो जो हमारे लिए क्या स्ट्रेट, बट एज अ होल आप अर्थ को बाहर से जाके देखोगे तो वो आपको स्फीयर ही दिखेगा. तो यहां पर एक फॉर्मूला मैंने बोला था, हमेशा याद रखना, डेल्टा थीटा, ये जो एंगल है वो किसके बराबर होता है? दिस आर्क बाय रेडियस. यहां से हम कहानी शुरू करेंगे, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. चैप्टर 2 में आएगा ये वापस से, तो ये आपको समझाया जाएगा. अब देखिए, तो यहां से डेल्टा आर क्या आया? ये पहला रिलेशनशिप आता है. इस डेल्टा आर को आपके नोट्स में डेल्टा एस लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, डेल्टा एस लिखो या डेल्टा आर लिखो. रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए, अगर मैं दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर देता तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये ऐसा बन जाता. हम ये जानते हैं कि अगर मैं दोनों साइड लिमिट भी लगा दूं तो ये डेल्टा आर बाय डेल्टा डी डी आर बाय डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा डी डी थीटा बाय डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहां से मिलेगा क्या? लीनियर वेलोसिटी. यहां से क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी. तो ये आ गया आपका v इज इक्वल टू आर ओमेगा. लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच. अब यहां से स्टार्ट करते हैं. v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है. अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा dv बाई dt. आर रेडियस कांस्टेंट होता है, मतलब ऐसा लिखूंगा पहले d बाई dt आर ओमेगा, बट वी नो दैट रेडियस चेंज नहीं हो रहा होता है सर्कल का, तो एज अ कांस्टेंट वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया. तो ये हो गया d ओमेगा बाई dt और ये हो गया dv बाई dt. अब वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन. तो अगर लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करते तो लीनियर एक्सेलरेशन आता, तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो ये आपका थर्ड रिलेशनशिप बन जाता है, a इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा. तो ये तीनों रिलेशन आपको याद रखने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया था. एक साइड लिखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन. दूसरी साइड लिखो एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और आरएचएस वाली साइड्स को आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा.
क्लियर है ये वाला पार्ट आप सभी को? ये आपको याद रखने, ये फॉर्मूले काम में आने वाले। तो इस पूरे सेशन की इंपॉर्टेंट सभी चीजें मैंने आपको वापस से बता दी हैं। अब आप वापस से वीडियो देखिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया। पर हाँ, मान के चलिए अगर आपने दोनों सेशन के डेरिवेशन लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं किए तो कितनी बार भी मैं समझा दूं या कोई भी समझा दे, जब तक खुद नहीं लिखोगे तब तक नहीं आएगा। तो आपको वो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी लिखने की। पहली बार में आएगा जोर, क्योंकि बड़े बड़े हैं। 2-3 बार लिखोगे, एक बार मेहनत कर ली ना तो बाद में आपको बहुत इजी लगने लगेगा कि मुझे आता है। जब तक वो लेवल का कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो ना अंदर, तब तक लिखते रहना, अभी ही टाइम है। और आपका चैप्टर 4 का नेक्स्ट वीक टेस्ट भी आएगा, मतलब नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। ये जो अगला वीक आने वाला है ये नहीं होगा, पर इससे अगले वीक में मंडे की क्लास में आपका टेस्ट होगा चैप्टर 4 का। तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज द होल चैप्टर। चैप्टर हो चुका है खत्म। सो अब अभी अगर रोज का एक सेशन फिक्स कर लो आज से कि एक सेशन तो मैं पूरा अच्छे से कर दूंगी या कर दूंगा, आपका 6 दिन में पूरा का पूरा पार्ट सेशन 5 दिन में खत्म हो जाएगा और आखिरी के 2 दिन रिवीजन के लिए भी बच जाएंगे। टेस्ट में होमवर्क शीट से बाहर कुछ नहीं होगा। तो अगर आपकी होमवर्क शीट आपने कर रखी है, आप इजीली 25 आउट ऑन 25 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास थोड़ा टाइम बच गया है तो मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस करवा देता हूँ शीट की, सो दैट आपको कम टाइम उस वीडियो पे लगाना पड़े। वैसे कल का डेट क्या था? 25? यस। तो आपके गूगल क्लासरूम में 25 की डेट से जो वीडियो अपलोड होगा उसमें मैंने सब न्यूमेरिकल डिस्कस करवाए जो आपके अभी बचे हुए, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन बेस्ड। यस वासव, थ्योरी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, एप्लीकेशन बेस्ड सब होगा थ्योरी में, वो हमेशा मान के चलिए। जैसा चैप्टर 3 का आया था वैसे ही चैप्टर 4 का होगा। चलिए अब अपनी होमवर्क शीट को खोल लीजिए, मैं वहां से कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। 4.5 पेज नंबर 116, सेशन होमवर्क शीट 4.5। यस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि उस वीडियो में मैंने लास्ट में किए थे तो आपके वो वाला टाइम बच जाएगा। तो पहले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर आंसर दिया है सर इट विल बी डबल्ड, तो जब होमवर्क करेंगे ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्टली, इट विल बी डबल्ड। अरे प्रूव करना होता है, ऐसे डायरेक्ट जो लिखा हुआ वो तो आंसर दिया है, कैसे आया वो आपको लाना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत कर देना सर इट विल बी डबल, आप निकाल लेना, हमको पता है। सो इफ बोथ द स्पीड एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ बॉडी आर डबल, तो बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे क्या चेंज होगा। निश्चित कुछ कहना चाहता है? सर आंसर के लिए आंसर तो ठीक है, इट विल बी डबल्ड है, वो मुझे पता है, तुझे प्रूव करना है। हाँ आता है। कैसे करेगा बता। सर पहले तो हम ऐसा लिख देंगे कि सिंस द एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट, एक मिनट सर रुको, आज ही किया है मैंने। हाँ, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, हेलो। हेलो हेलो। हाँ तो सर तो जब हम v को बढ़ा देंगे और डबल कर देंगे और r को डबल कर देंगे तो 4v स्क्वायर अपॉन 2r आएगा, तो 4/2 is 2, तो 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए ये वाली चीज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्लिक हो गई होगी मुझे लगता है, क्योंकि मुझे मेरे पास हैंड रेज आए थे। बट अगेन जब बात आती है ना कि सर लिखे कैसे, वहां पर ही हमारे नंबर कट जाते हैं। तो मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का प्रॉपर तरीका बता देता हूं। सबसे पहले बात की है क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हो गया v स्क्वायर बाय r।
ये मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आपको बोला है कि अगर स्पीड कर दी जाए डबल, मतलब v डैश की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स ऑफ v और r डैश रेडियस को भी कर दिया जाए 2 टाइम्स ऑफ r, तो बताओ नया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? नया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा नई वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यू रेडियस। अब न्यू वेलोसिटी कितनी थी? 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो ये हो गया 2v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज r का वैल्यू। इसको चलो v1 लिख दिया मैंने, इसको v डैश लिखना तो बेटर रहेगा, v डैश एंड r डैश, v डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डैश। तो r डैश का वैल्यू कितना है? 2 टाइम्स r। अब आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो वो हो जाएगा 4v स्क्वायर और ये हो जाएगा 2r। 2 से 4 कैंसिल आउट, जैसे हमको निश्चित ने कहा, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर बाय r। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 v स्क्वायर बाय r का वैल्यू क्या है? ac, सेंट्रीपिटल इनिशियल जो एक्सेलरेशन था, तो ac डैश कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ac। इस तरीके से स्टेप्स दिखाने होते हैं। इतना करके आ गए तो टीचर दीवाना हो जाएगा आपका कि यार इसको लिखना आता है, क्योंकि इट विल बी डबल। तो क्या आंखें, जैसे अब ऑफलाइन में तो क्या आंखें मटकती रही टेस्ट में, तो आगे चले जाए साइड में चले गए, वहां से भी इट विल बी डबल दिख जाता है, बट इतना नहीं दिखता है। तो यहाँ से क्या थोड़ा टीचर को लगता है खुद ने लिखा है, इट विल बी डबल, ठीक है वो दे देगा नंबर, बट आधा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ये बड़ा इजी है। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन does the direction of centripetal acceleration depends upon the sense of rotation? No. रोटेशन चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, ऑलवेज जो डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन का वो किसकी तरफ एक्ट कर रहा होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा हाँ, इससे मेरे को एक चीज याद आई, डेरिवेशन में स्टूडेंट क्या करते हैं, जब ये डायग्राम बना रहे होते हैं तो ये वाला ट्रायंगल, सर मैंने तो पेज के इस एंड पर ये बनाया था इसलिए इसको बनाने की जगह ही नहीं मिली तो ये उठा के कहीं और बना दिया। अरे ऐसा करना मत। ये ट्रायंगल जब आप इस साइड बनाओगे तभी तो ये दिखेगा कि डेल्टा वी सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये चीज गलती मत कर देना, ऐसा जगह नहीं बची थी तो मैंने तो उठा के पूरे डेरिवेशन के लास्ट में बना दिया, ऐसा नहीं करना है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ, ये वाला डायग्राम साथ में आएगा तो इसको हमेशा थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे बनाना, ये आप, क्योंकि ये बनाने के लिए जगह मिलेगी आपको। अब वैसे आप सभी को न्यूज मिला होगा आपके एग्जाम कैंसिल होने का, जो बचे हुए थे 10th 12th वाले। सो अगर कोई बचा था आपका तो बहुत बढ़िया है, नहीं देना पड़ेगा अब। बट आईएससी स्टूडेंट के नहीं हुए ना, आईसीएससी वाले, बैड लक, उन्हें देना ही है मतलब। ठीक है, चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 के लिए आपको चैट बॉक्स यूज करना रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स है। अरे चैत्य, तू मुझे नीट का इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के दे देगा तो अभी मैं नीट थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, अलग से ये सब देना। अब वैसे भी मैं नीट वाला टीचर नहीं हूं तो मैं हेल्प कर सकता हूं बस तेरी। आई मीन आईसी श्रेया, they are being cancelled. ओके, आईसीएससी भी कैंसिल हो गए, श्रेया बोल रही है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। The net acceleration of a particle in circular motion is always along the radius of the circle towards the center. Is it true or false? ध्यान से पढ़िएगा। Alright, मुझे हर्ष ने तो सब ट्रू कर दिए, कृष्णा ट्रू, निशित ट्रू, राशि फॉल्स, हृदय ट्रू, फेरिन फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, बाकी सब ट्रू ही है। चैत्य, निशित, वासव, निशित, प्रीत,
केली, श्रेया, परितोष, जैनिल, तो आप सभी को सुन के अच्छा लगेगा कि आप गलत हैं। सिर्फ फेरिन एंड राशि के आंसर सही है। आंसर है फॉल्स। आपके साथ क्वेश्चन में एक ट्रिक किया गया है जो आपने शायद तक पढ़ते वक्त नोटिस नहीं किया, और मैंने दोनों क्लास में वो आपसे शेयर किया था। हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा। जेनिस, इतना सबको मैंने फॉल्स बोल दिया तो एक्सप्लेन तो करने ही पड़ेगा ना, गालियां खा रहा हूँ मैं। देखिए, अच्छा, मैं नहीं बताना चाहता हूँ। राशि प्लीज रेज हैंड करिए ना, मुझे आपसे पूछना है आपको फॉल्स क्यों लगता है। अक्षत ने वैसे आंसर सही लिख के दे दिया है मुझे, तो अक्षत आप सही है। यस राशि। Sir, because particle in a circular motion is not always directed along the radius of the circle. तो किस में होगा राशि फिर? आप सही है। तो सेंटर की तरफ कब होता है? राशि को इसका आंसर पता है? चलिए, राशि ने इतनी हेल्प कर दी हमारी, उसके बाद मिस्टर फेरिन से बात करते हैं। उनका आंसर भी फॉल्स था। सर, जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज फॉल्स नहीं होगा, मींस नॉट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रेडियस। और तो किस केस में होगा? फेरिन, इन सब के आंसर ट्रू होने की एक खास रीजन है। इन्होंने एक चीज फॉलो की है जो कि सब करते हैं। तो तूने और राशि ने बात सही बोला। वो सर सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा। यस। अरे बाकी सब सुनो। आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ कब होता है? ओनली इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आपको उन्होंने ट्रिक क्या करके दिया है? क्वेश्चन वापस से पढ़ो। इफ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म वर्ड गायब हो चुका है, बट क्योंकि आपके दिमाग में इतनी देर से मैंने बोल बोल के बैठा दिया था कि सेंटर 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 सेंटर, तो आपका आंसर ट्रू निकल के आया। तो ऐसी धोखाधड़ी वो आपके साथ कर सकते हैं। जब आप क्लास के बाहर आके टेस्ट देके बोलेंगे मेरा आंसर तो सही है, 100% श्योर होंगे, पर वहां पे वो आपको थोड़ा सा डिच कर चुके होंगे। कोई बात नहीं राशि, कोई बात नहीं, थैंक यू, आपने हेल्प किया। चलिए, तो इसका आंसर है फॉल्स। तो हर्ष, सबको ट्रू नहीं बोलना चाहिए, पहली बार में ही सब ट्रू कर डाले तुमने। तो क्लियर है ना तुझे? ठीक है। सेकंड, ये इजी है। The velocity vector of a particle at a point is always along the tangent of the path of the particle at that point. क्या वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा टेंजेंशियली निकाला जाता है? ट्रू और फॉल्स? यस। तो इस बार सबके आंसर ट्रू लिख भी रहे और ट्रू है भी। वेरी गुड। हमेशा डायरेक्शन निकालना हो सर्कुलर मोशन में या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहीं भी, तो उस ऑब्जेक्ट के जिस भी पॉइंट का डायरेक्शन निकालना वहां टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। थर्ड वाला ट्रिकी है, हर कोई आंसर नहीं दे पाएगा या इमेजिन नहीं कर पाएगा। वेरी गुड। जिन आंसर दिए, अच्छा है, पार्टिसिपेट किया करो। इस पार्टिसिपेशन के ऊपर ही मैंने इसलिए वीडियो बना दिया था। द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर। ट्रू और फॉल्स? और ट्रू तो क्यों, फॉल्स तो क्यों? मुझे उसके आंसर चाहिए। अक्षत बोलता है ट्रू, फेरिन ट्रू, सोनाली ट्रू, निश्चित ने भी ट्रू। क्वेश्चन में आपको मैं वापस रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है और अ कंप्लीट साइकिल, अगर मैं उसका सम करूं, वेक्टरली ऐड करूं, तो वो हमेशा नल वेक्टर बनेगा। नल वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। आंसर ट्रू है, तो जो ट्रू लिख के भेज रहे हैं वेरी गुड, आपको आंसर के तो नंबर मिल जाएंगे। हृदय तो फॉल्स पर चला गया। ओहो हृदय,
बोलिए निशित। सर मुझे ट्रू इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर हम हर पॉइंट से देखें ना तो जो सेंटर के टुवर्ड्स एक्सेलरेशन एक्ट करेगा तो सर्कल का वन साइकिल होगा तब तक सारी डायरेक्शन से एक्सेलरेशन ऑपोजिट होते होते 0 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है कुछ हद तक। सूजल से पूछना चाहूंगा मैं। यस सर। सूजल को क्या लगता है ट्रू है तो क्यों है? और सूजल ने तो नोट्स ही नहीं खोल रखे थे, सूजल इंटरेस्टेड ही नहीं दिख रहा था। सर बीच में वो कट हो गया था इसलिए पता ही नहीं चला। ओके ओके, मुझे लगा यार सूजल तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। सूजल को क्वेश्चन पता है? यस सर। सर नहीं पता। सूजल के तो विकेट गिर गए। या विश्वा? सर जो आई मीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर जो होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। यस, तो उससे नल वेक्टर कैसे मिलेगा? वो सही है आपका कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, पर उससे ये नल वेक्टर कैसे मिला? या रिया? सर जो वो सेंटर पे आई मीन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ बट इट चेंजेस constantly with time, so the resultant vector will be null. ठीक है ठीक है ठीक है, सबको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है। चलो दृष्टि को भी आइडिया देना पूछना चाहूंगा मैं। या दृष्टि? Sir, mine is a bit different. When we complete the entire circle, the displacement is 0, therefore the velocity is 0, and then the acceleration will be completely 0. So null vector. ऐसे आंसर कर सकती है, बट अभी उन्होंने वेक्टर के टर्म्स में पूछा था ना, इसलिए मुझे आंसर वेक्टर के टर्म्स में चाहिए। बाकी तो सही है वो। चलो मैं करता हूँ, टाइम अपने पास है भी नहीं, 2 मिनट बचा है। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है तो क्या एक्सेलरेशन इस तरफ एक्ट कर रहा होगा? क्योंकि वो तो हमेशा सेंटर की तरफ करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट यहां चला गया तो एक्सेलरेशन इधर आ गया। अब जब वो ऑब्जेक्ट इधर आया होगा तो उसका एक्सेलरेशन इधर एक्ट कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं हो रहा होता है, वो तो v²/r ही होता है। पर अब आप इन दोनों पॉइंट्स के लिए वेक्टर देख सकते हैं। ये जो दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है, इनके एक्सेलरेशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस भाई साहब ने इसको कैंसिल कर दिया। क्या ऐसे बहुत सारे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स होंगे? तो हर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जब आप सबका निकालोगे रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट 0 आएगा, और 0 आएगा दैट मींस वो एक नल वेक्टर। ठीक है, इमेजिन कर पाए अब सब? सर मैं यही बोल रहा था। हाँ मेरे को पता है, सबने, किसी ने गलत नहीं बोला। किसी का कंप्लीट था, किसी का इनकम्प्लीट था, किसी का सही था पर दूसरों के समझने के लिए इनकम्प्लीट था। तो रॉन्ग किसी ने नहीं जवाब दिया, सब अपने अपने जगह पर सही आंसर कर रहे थे। हरिति सर चलेगा।
बोलिए अदिति। Sir, can you hear me? यस, एक बार सब सुन लीजिए, वैसे टाइम हो गया है पूरा, एंड मेरा कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर की वजह से वो स्क्रीन जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा था वो तो बंद हो चुका है, बट ठीक है, मेरा दूसरा अकाउंट चल रहा है, वहां से आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके बाद हम मीटिंग एंड कर देंगे। बोलिए अदिति। सर, आपने लास्ट क्वेश्चन में बोला कि जो एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो फिर उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरीके से वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट होने के लिए दोनों कांस्टेंट होना जरूरी है। इन द सेम मैनर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन तो आपने देखा ना, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, होता हमेशा सेंटर की तरफ है, पर जब मैं वेक्टर बनाऊंगा तो वो देखिए थे, कभी लेफ्ट साइड पे बन रहा है, कभी राइट साइड पे बन रहा है, कभी टॉप पे बन रहा है, कभी बॉटम में दिखाता हुआ बन रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, टूवर्ड सेंटर लाने के लिए वेक्टर को बार बार मुझे अलग तरीके से ड्रॉ करना पड़ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा था कि इस मोशन को आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं बोल सकते। ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है उसका, क्योंकि हमको एक कंडीशन फिक्स हो गई है, रखना सेंटर की तरफ है। अब साले को सेंटर की तरफ रखने के लिए हर पॉइंट पे मुझे उसका अलाइनमेंट चेंज करना पड़ता है। यस सर। ऑलराइट, चलिए फिर, अब किसी को कोई डाउट नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको चैप्टर 2 के लिए मैं, वैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने चैप्टर 2 का 2.1 हमारे साथ इनिशियली कर लिया था और 2.2 से करना बाकी था, बट अगेन हमको हमारे साथ बहुत सारे न्यू ज्वाइनीज हैं, तो हमको 2.1 से स्टार्ट करना होगा। तो जो वीडियो आपको इनिशियली कपिल सर वाला था एक वीडियो, वही मैं वापस से अपलोड करवाऊंगा आपके गूगल क्लासरूम पे, आप उसे देख के आइएगा और अपने क्वेश्चंस करेंगे, और जिसका हो गया है वेरी गुड, आपका रिवीजन हो जाएगा। बोलिए सुजल। सर वो लास्ट लेक्चर का वीडियो नहीं किया, वो अपलोड हो जाएगा सुजल, मैंने अभी यार लीना मैम को बोल दिया है, उनका थोड़ा नेट का इश्यू था, पर उन्होंने नया वाईफाई लगवा लिया है तो वो हो जाएगा। ओके सर। क्योंकि क्या सब रिकॉर्डिंग उनके पास पहुंचती है,